ठीक है, तो बेसिकली हमको न्यूटन के बारे में हमने तो ऑलरेडी जान लिया कि वो उन्होंने सारे जो फोर्सेस है उसका पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, सारी और सब हम सबसे मशहूर तो वो इसके लिए ही है कि उन्होंने एक पेड़ से एप्पल गिरता हुआ देखा, तो उनको ध्यान आया कि ये कुछ कोई वजह है, कोई ऐसा ये बल फोर्स जो है वो लग रहा है उस वजह से। क्योंकि उससे पहले लोगों को लगता था कि मतलब हर हर वस्तु की जो हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल जगह, जो प्राकृतिक मतलब अंदरूनी अंदरूनी तरीके से एक मानते थे कि हमेशा जो हर चीज की जगह जमीन पे ही होती है, इसलिए सब जमीन पे ही आके गिरता है। फिर जाके ये न्यूटन ने कॉन्सेप्ट बनाया कि ये फोर्सेस। हाँ, शुभो आपको कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली मैं एक बार खत्म कर देता हूँ कि न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये फोर्सेस हैं, इसी वजह से चीजें गिरती हैं, और ये ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का बल है, इसी वजह से जो हमारे सारे ग्रह हैं, जो चांद है, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि उनमें ये गुरुत्वाकर्षण है एक दूसरे के बीच। हाँ शुभ, आप कंटिन्यू करें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। तो ये देखते हैं क्या नियम क्या है, कि किस नियम के अनुसार ये गुरुत्वाकर्षण के फोर्स या बल को मापा जाता है। तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान m1 बल के साथ दूसरे द्रव्यमान m2 को आकर्षित करता है। और वो किस अनुसार आकर्षित करता है, कि वो m1 और m2 के जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, m1 और m2 के प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। ये देखो यहाँ पे वही साइन है, f के बाद जो साइन है वो इक्वल टू वाला साइन नहीं है, वो वही साइन है जो मैंने व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाया था। इसका मतलब है प्रोपोर्शनल टू, और उसका और भी एक मतलब है कि गोज एज। तो ठीक है, तो ये जो बल, जो 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 बल फोर्स जो है वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, कि दोनों के द्रव्यमान मास 1 और मास 2 के द्रव्यमान के गुण, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों के जो डिस्टेंस है, दोनों के अंदर जो दूरी है, उस दूरी के स्क्वायर में वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाँ, तो उसका मतलब है अगर किसी का भी द्रव्यमान अधिक होता है तो आकर्षण बल अधिक होता है। तो इन दोनों में से अगर किसी का द्रव्यमान, मास अगर किसी का बढ़ गया तो ये बल बढ़ते रहेगा। और जितने वो नजदीक होंगे उतना ज्यादा उनका दोनों के बीच में बल या फोर्स होगा। और जितना दूर होंगे एक दूसरे से, जितना दूर होंगे उतना जल्दी जल्दी वो बल कमते रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में अगर कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बहुत ही कम है, इतना कम है कि ये देखो कम क्यों है, कि जो g का वैल्यू है 6 × 6.667 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं -11 को मैंने लाल रंग में लिखा। ये जो 10⁻11 मतलब ये जो 6.67 है, इसको 10 से आप डिवाइड या तो भाग कर रहे हो, 11 बार भाग कर रहे हो 10 से, उसीलिए 10⁻11 है। और ये इसी 6.67 को अगर 11 बार आप 10 से डिवाइड करते हो तो ये वाला नंबर आता है, जहाँ पे ये देखो 0.0000 इतने सारे 00 करके 667 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इतना कम है, इसका मतलब है कि दिस मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पे दो चीज 1 kg के होते हैं, 1 किलोग्राम के, और उनमें जो दूरी होती है 1 मीटर के होते हैं, ठीक है, तो ये m1 और m2 1 kg लगा दो 1 1, और डिस्टेंस भी लगा दो 1 1 स्क्वायर भी 1 ही है। तो उन दोनों में फोर्स कितना होगा, इतना होगा 0.0000667 न्यूटन। बोले तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ये कोई फोर्स ही नहीं है। इफ देयर वाज नो अर्थ, ये देखो यहाँ पे देखो कि ये जो है नील वाला, ये है अपना धरती, और ये जो पीला सा जो ये बॉल है, ये है चांद। चांद, तो ये इफ देयर वाज नो अर्थ नो, ये जो चांद है ये वी के वेलोसिटी या गति से सीधा निकल जाता। मगर हमारे जो अर्थ है, अर्थ
अर्थ और चांद के, पहली बात तो इन दोनों में जो अपना जो धरती और चांद के बीच में यही फॉर्मूला एक्ट करता है, इसी फॉर्मूला जो जिस बल से हमारे अर्थ, हमारे पृथ्वी चांद को पकड़ा रहता है, वो भी इसी फॉर्मूला से आता है, जहाँ पे m1 में डालो अपने धरती का मास या द्रव्यमान, m2 में डालो अपने चांद का मास या द्रव्यमान, और d में डालो हमारे धरती और चांद के बीच में जितना दूरी है वो है d। ये फॉर्मूला में ये सब डाल दो और ये जो g का वैल्यू यही है, ठीक यही वैल्यू डालो, तो जो F निकलेगा, जो फोर्स या बल निकलेगा, उसी बल से हमारे धरती चांद को पकड़े रहता है। और पकड़े रहता है बोल के, ये जो चांद है यहाँ पे जो ये बॉल जो दिख रहा है पीला वाला, ये v के गति से सीधा निकल जाता, मगर हमारे जो अर्थ के जो मध्याकर्षण है उसमें से इस चांद को इधर, ये जो नील नील सा लाइन दिख रहा है आपको, ये नील लाइन में ना जाके ये थोड़ा सा गिरता है, गिर के अपने ऑर्बिट में आ जाता है, और फिर भी यही चीज फिर से रिपीट होगा। जब वो चांद यहाँ पे है, यहाँ से भी आप एक वी का लगा सकते हो ऐसे सीधा, तो सीधा नहीं निकलेगा, वो फिर से अर्थ के जो ग्रेविटेशन पुल है, जो मध्याकर्षण है, उसको थोड़ा सा अंदर घुमा देगा। ऐसे अंदर घुमाते 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 चांद ऐसे गोल गोल घूमेगा। अगर ये बल ना होता, मध्याकर्षण, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स ना होता, तो सीधा ऐसे निकल जाता। ठीक है। What would happen if the tangential speed of the moon was instead zero? अगर आप उल्टा देखो कि मून का जो ये v, अगर जो गति जो v अगर जीरो हो जाता, पहला सवाल ये था कि अगर मध्याकर्षण जीरो हो जाता तो क्या होता, तो ये होता कि ये चांद सीधा ऐसे निकल जाता, सीधा ऐसे पृथ्वी के चारों ओर नाक घूम के सीधा ऐसे सीधा टेंजेंशियली निकल जाता इस v अनुसार। मगर ये फोर्स के वजह से, मध्याकर्षण के वजह से उसको घुमा घुमा के हम ऑर्बिट में डालते हैं। अब सवाल है उल्टा करके, सोच लो कि मध्याकर्षण है मगर ये v नहीं है, तो क्या होता। तो चारों चॉइस है कि चांद जो है वो धरती के चारों ओर ऐसे घूमते रहेंगे, या तो वो स्टेशनरी रहेंगे, या तो सीधा गिर जाएंगे, या तो एक भी नहीं। आप बता सकते हो चारों में से कौन सा होगा? अगर चांद का कोई वेलोसिटी अपना ना होता तो क्या होता? हेलो, जवाब मीत, मैं ऑडिबल? हाँ, कोई बताओ। ये पवन या संजीव, ये तो आपके साथ डिस्कस भी किया था, आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, और हम चाहेंगे कि जो जो हिंद हिंद हमने देखा है कि ज्यादातर उत्तर जो दे रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले दे रहे हैं, तो हम निवेदन करेंगे जो हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले हैं, वो भी आंसर दे, वो भी हाँ, पार्टिसिपेट करें। सब जुड़ो थोड़ा यार। हाँ, गजाला आपका अनम्यूट है, आप आंसर दे रही थी। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो जैसे वो चांद है, अभी हमने बताया कि ये जो चांद की जो ये आपको ये ब्लू एरो ये दिख रहा है, जो वी दिख रहा है, हाँ, तो चांद की मतलब एक अपनी ही गति है जो जिससे वो घूम रहा है, मतलब अपने पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो चांद की एक गति है जिस वजह से, पर ये जो गति है वो अगर मतलब जीरो हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, शून्य हो जाए, तो क्या होगा। और ये 4 ऑप्शंस हैं कि वो फिर भी मतलब घूमता रहेगा पृथ्वी के इर्द गिर्द, वो रुक जाएगा बस पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी के कंपैरिजन में, मतलब के सापेक्ष में वही बस वहां रुका रहेगा, पृथ्वी में आके गिर जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। सर इनमें से कोई भी नहीं। सर तो क्या होगा बताओ। क्या आ जाएगा वो? क्यों कोई भी नहीं? क्यों? आपको क्या क्या लगता है क्या होगा फिर? सर अर्थ पे आ जाएगा, क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली एक वो सर्कुलर मोशन का एक थोड़ा हिस्सा है, हमने वो इतना कवर नहीं किया, वो थोड़ा एडवांस्ड है। पर बात ये है कि क्योंकि उसमें ये जो गति है, गोलाकार जो मतलब जो गति जिसकी बात करते हैं, ये गोलाकार। सर कट जाएगा, गलत बता दिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है इसलिए रहता है क्योंकि इसमें गति है, और पृथ्वी की जो फोर्स आता है उस वजह से ये गोले में घूमता रहता है।
अगर फोर्स पृथ्वी का, अगर जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अगर 0 हो गई तो क्या होगा चांद को बताओ? तो वो सीधा निकल जाएगा। बिल्कुल, तो वो सीधा ऐसे निकल जाता है। और तो उस तरह से क्योंकि उसमें एक फोर्स आ रहा है, एक बल आ रहा है पृथ्वी से, और अपने आप में मून में एक स्पीड है, चांद में एक गति है, इस वजह से ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये दो कारणों की वजह से। अगर कोई एक गायब हो गया तो या तो वो भाग जाएगा या आके टकरा जाए। समझे? तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो अगले स्लाइड में जाते हैं। चलो ये यहाँ से मीत विल टेक हाँ ओवर। थोड़ा तो अच्छा हमने किया। चलो ये एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है। दो बॉडी है, ठीक है, मतलब कोई पृथ्वी नहीं है, कोई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, दो बॉडी है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। अब एक बल है दोनों में, ठीक है, इतना डिस्टेंस है दोनों में। अब ये डबल कर दिया, जो एक दूसरे दूरी है वो डबल कर दी तो कितनी होगी? फॉर्मूला याद रहा आप लोगों को? अगर दो वस्तुओं के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी हमने डबल कर दी, दुगनी कर दी, तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल कितना होगा? आधा होगा, एक चौथाई होगा, एक आठ, एक आठाई, एक 16, एक बटा 8, एक बटा 16, कितना होगा? रिपीट कर दीजिए। हाँ, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन दोनों में कोई दूरी है डी की, मान लो चलो 1 मीटर की दूरी, दो 1-1 किलो के हैं ऑब्जेक्ट, 1 मीटर की दूरी है। अब हमने दोनों के बीच में दूरी हमने 2 मीटर कर दी, 2 मीटर इससे ज्यादा है पर 2 मीटर कर दी, 1 से 2 मीटर कर दी। तो दोनों के बीच में जो बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसमें कितना चेंज आएगा? दूरी हमने डबल कर दी है, दुगनी कर दी। फॉर्मूला याद करो, क्या था फॉर्मूला? चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी हो जाएगी या एक चौथाई हो जाएगी? दूरी से बढ़ती है ग्रेविटी का फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ता है या कम होता है? सर डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स डबल हो जाएगा। यस सर। चलो सोचो सोचो। मीत, आई थिंक यू शुड शेयर द स्क्रीन एंड शो देम द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था अपना? ये वाला, इसका मतलब ये डी स्क्वायर्ड का मतलब डी इंटू डी, तो डबल इफेक्ट पड़ रहा है, डी 2 टाइम्स हो गया तो एफ, तो मतलब ये यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, पर ये इतने में आ रहा है, 1/, इसमें आ रहा है, तो डी 2 टाइम्स हो गया तो एफ 1/4 हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें अगर मतलब कुछ चीजों में जैसे ये फोर्सेस में काफी रहता है इनवर्स स्क्वायर की, दूरी दुगनी हो गई तो एक चौथाई, मतलब फोर्स दोनों में एक चौथाई हो जाएगा, 3 गुना हो गई तो 1/9 हो जाएगा। स्क्वायर्स ध्यान है ना आपको, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9, तो इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसका एक वीडियो देख। How well spray paint coats a surface depends upon the distance. Up तो close, the paint quickly coats. ये एक कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने कि एक स्प्रे पेंट, अपने भारत में तो इतना ज्यादा स्प्रे पेंट नहीं दिखता, पर कुछ भी मतलब कोई पानी भी स्प्रे करो आप, तो ऐसा लो कि आप मतलब 1 मीटर की दूरी है, तो उसने एक एरिया, एक क्षेत्र में, दीवार को आप जैसे आप पेंट कर रहे हो, एक क्षेत्र में इतना क्षेत्र में उसने पेंट किया, इतना जेट जा रहा है,
अब वो दूरी डबल कर दी। Farther out, the spray is spread out, less concentrated. Double the distance. तो आपने दूरी डबल कर दी, तो यहाँ पे जो साइड है वो डबल हो गया, ठीक है। और जो एरिया है, जो क्षेत्र है जो पूरा, वो 4 गुना हो जाता है। ये तो आपको ध्यान है, साइड डबल हो जाती है तो एरिया 4 गुना हो जाता है, ध्यान है ना? बताओ यार कोई, ये क्लैरिटी आनी चाहिए सब में, समझ में? पवन, आइडिया है इसका? हाँ, एरिया का आइडिया है ना। तो ये जब दूरी यहाँ से 2 गुना हो जाती है तो यहाँ की जो साइड है वो भी डबल हो जाती है, यहाँ से डबल, यहाँ से डबल, और उस वजह से इसका एरिया हो जाता है। अब जैसे स्प्रे उतना ही पड़ा, एक मीटर की दूरी पे इतने एरिया में आया, तो इस यहाँ जो इस एरिया में जो पेंट आया वो बराबर आया, मतलब यहाँ पे जितना 4 गुना एरिया में आया वहां पे 1 गुना एरिया में आया, तो मतलब यहाँ पे 4 गुना फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे इसका मतलब 4 गुना पेंट ज्यादा है। यहाँ पे पेंट 1/4 हो गया एक क्षेत्र में, पेंट की थिकनेस। और And पीछे you ले have जाओ, 4 times the area to coat. 4 गुना, Tripling the distance gives you 9 times. और 3 गुना हो गया तो ये 9 गुना हो गया एरिया, और उतना ही पेंट हुआ तो 1/9 पेंट की थिकनेस, पेंट की क्वांटिटी एक एरिया में 1/9 हो गई। तो उसी तरह से ये ग्रेविटी जो है वो उसकी फील्ड, एक इमेजिनरी एक फील्ड बनाते हैं हम कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है ग्रेविटी का। तो इसलिए ये लॉ फॉलो करते करते The area. जैसे Quadruple the distance and it's 16 4 गुना का times. तो 16 गुना हो जाएगी मतलब एरिया, और तो 1/16 हो जाएगी इसका इफेक्ट, और उसका और ग्रेविटी का फोर्स 1/16 हो जाएगा। Way out here, it'll take a long time for a unit square to get fully coated. What we're looking at here is called the inverse square law, इसी को कहते which हैं follows this relationship. तो 1/distance, 1 divided by d squared. Double the distance, तो डिस्टेंस डबल you किया have 1/4 as much. तो 1/4 पेंट एक एरिया में, मतलब जितने इस एरिया में था वो ये एरिया बराबर है, पर उसमें उस एरिया में पेंट 1/4 हो गया। पेंट का इफेक्ट, इसलिए फोर्स का Triple the इफेक्ट distance and you have 1/9 as much. Quadruple the distance and you have 1/16 as much, and so forth. Gravity follows this inverse square law. यस, अब देखो जैसे अर्थ पे माने जाते हैं, ये अर्थ हमारा जो भी ग्रेविटी का फोर्स पड़ता है हमारे पृथ्वी से, वो एकदम सेंटर से, एकदम पृथ्वी के बीचों बीच वाले पॉइंट की तरफ पड़ता है, इफेक्ट उसकी तरफ पड़ता है। इसलिए हम इतनी दूर हैं सेंटर से, इसलिए फिर भी हमें ग्रेविटी फील होती है। अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच पहुंच गए ना, यहाँ पे बिल्कुल भी हमें कोई ग्रेविटी फील नहीं होती। This is spelled out by this graphic. On the y-axis, you have the gravitational force. On the x-axis, you have distance. ठीक है, तो Notice ये that when you x-axis double the distance बताता distance, the gravitational force है। तो जैसे यहाँ पे एक डिस्टेंस, इतना एक अर्थ का रेडियस का डिस्टेंस हम आए, तो फोर्स बहुत बहुत ऊंचा है यहाँ पे। डबल डिस्टेंस किया तो is फोर्स 1/4 1/4 हो गया, यहाँ से आते आते 1/4 is strong. Triple the distance and it 3 becomes गुना हो गया डिस्टेंस, तो 1/9 as strong. While the gravitational force may extend forever, the reality is that with increasing distance, it gets weaker real quickly. But consider this. Earth's radius is about 6. तो अच्छा, अगली बात ये हो गई कि अब हम किसी चीज से दूर जाते हैं तो फोर्स कम होता है, तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? जैसे हम कूदते हैं या किसी ऐसे ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़ गए, तो हमें कम बल क्यों नहीं मतलब महसूस होता? हमें बराबर वजन, उतना ही वजन क्यों लगता है? ये बताओ। कोई गेस करो कि हमारा वजन क्यों नहीं बदल जाता हम थोड़ा ऊपर जाते हैं? सर डिस्टेंस इसके हिसाब से। हाँ बोलो पवन, वो क्लियर नहीं आया, एक बार फिर से बोलो। सर मतलब डिस्टेंस में वो नया मतलब इतने
आई थिंक हम इतना क्लियर नहीं आ रहा है, पर आई थिंक वो जो 1,400 सही kilometers. सही कह रहा है पवन, कि जो हम थोड़ा सा चढ़ते हैं वो तो जो डिस्टेंस में जो चेंज आता है वो ना के बराबर। तो हम थोड़ी ऊंचाई तक अगर सब कुछ ले, तो हमारे लिए जो ग्रेविटी का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, वो बराबर ही रहेगा। जैसे हमारी दूरी, जैसे अर्थ के सेंटर से यहाँ पे बता रहे हैं, हमारी दूरी है 6400 किलोमीटर। अब कुछ मीटर ऊपर जाओ तो बिल्कुल जो चेंज आएगा ग्रेविटी में, जो बदलाव आएगा, वो हमें जरा भी महसूस नहीं होता। पर अब जैसे यहाँ कोई इमेजिन करो, हमने कोई सीढ़ी बनाई जो है 6400 किलोमीटर ऊंची सीढ़ी, Standing this distance above the surface, how much would you weigh? और ऊपर That's चढ़ all the गए, distance तो तब जाके हमारा डिस्टेंस डबल हुआ। हम 6000 किलोमीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है या उतनी ऊंची सीढ़ी है, उस पे ऊपर चढ़े, तब जाके from the Earth's center. हमारा डिस्टेंस डबल हो गया, तब जाके हमारा वजन 1/4 हो जाएगा। तो मतलब जैसे अभी मतलब आप 60 किलो के हो, आप इतना ऊपर जाओगे तब जाके आपको लगेगा कि आपका वजन 15 किलो का है। So you'd weigh 1/4 as much as you do on the surface. But notice, you're in space. और And you आप do स्पेस में बहुत जल्दी चले जाते हैं। वायुमंडल बहुत ही छोटा है, वायुमंडल की ऊंचाई है 300 किलोमीटर और हम यहाँ बात कर रहे हैं 6400 किलोमीटर की। तो आप तो एकदम स्पेस में आ गए। something while standing on that ladder. What if you stood on a tower only, say, 300 kilometers? तो अब ये थोड़ा रियलिस्टिक है। चलो मान लो आप 300 किलोमीटर ऊंचे कोई टावर पे चढ़े। That's still above Earth's atmosphere and... अच्छा हाँ, रचित आपने हैंड रेज किया, कुछ क्वेश्चन था? अच्छा नहीं, अच्छा गलती। In space, but relatively speaking, you're still pretty darn close. तो सिर्फ 300 किलोमीटर भी ज्यादा नहीं है, मतलब 6400 किलोमीटर है, 6700 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, पर थोड़ा कम आपका वजन हो जाता है to the surface. So, पर आप फिर भी 300 किलोमीटर ऊपर जाओ तब भी आप अंतरिक्ष में निकल जाते हो, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हो, वायुमंडल से आप ऊपर चले जाते हो, और आप फिर आप कह सकते हैं कि ये एक अंतरिक्ष में हो एक तरह से। So your weight would be about the same. Interestingly, this is the altitude of orbiting spaceships. तो जो स्पेसशिप्स जो जाती हैं, अब सैटेलाइट्स भी इतनी हाइट पे ही है, मतलब सिर्फ 300 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर दूर अपनी पृथ्वी की सतह से। Where yes, Earth's gravity is quite real and quite strong. So might you be able to hitch a ride from one of those orbiting spaceships? Oh. Think about that. Good energy. तो ये था आइडिया इस तरह का। होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मतलब क्यों ऐसा होता है और मतलब क्यों ग्रेविटी कम होती है दूरी से वजह से, और क्यों हमें इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारी जो दूरियों में जो बदलाव है बहुत ही छोटा है, इसलिए हमें लगता है कि हर जगह ग्रेविटी बराबर है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया इस वीडियो में। तो इसका ये क्वेश्चन है, ये अभी हमने वो शटल की बात कर रहे थे कि मतलब जैसे लॉन्चिंग पैड से जब लॉन्चिंग पैड पे है, मतलब स्पेस शटल रॉकेट पे लगा हुआ है लॉन्चिंग पैड पे, तो एक है और काफ़ी हाई है जो हमें पता है। अब जैसे अब हम 200 किलोमीटर ऊपर चले गए उस शटल में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बल हम पे कितना होगा? मतलब 0 होगा 200 किलोमीटर पे, 0 के पास होगा, आधा हो जाएगा, या तकरीबन बराबर ही होगा? जितना सतह पे था, जितना अर्थ की सरफेस पे था, उतना ही 200 किलोमीटर ऊंचाई पे भी उतना होगा। कितना होगा बताओ? ये 4 ऑप्शन है। ये वाला तो आसान है, अभी डिस्कस किया, कोई आंसर दो। बराबर सा होगा, आधा हो जाएगा, 0 के पास 0, ऑलमोस्ट 0 के जितना हो जाएगा, या बिल्कुल 0 हो जाएगा? चैट से आंसर आ रहे हैं कुछ? बराबर 0 आया, 1 का, किसी का 1/4 तो पहले था। बराबर, बिल्कुल बराबर सही है, क्योंकि 200 किलोमीटर ही है,
6400 किलोमीटर की डिस्टेंस ऑलरेडी थी, उसमें 200 किलोमीटर बदल गया तो ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ये देखो, तो ये है, तो यहाँ मतलब 6370 यहाँ पे बता रहा है, पर तो यहाँ पे जो फोर्स है अगर वो 1 मान लो तो 200 किलोमीटर बढ़ा दिया तो उसका सिर्फ 0.94 हो जाएगा, मतलब नियरली एज मच, ऑलमोस्ट उतना ही, ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये था ऐसे गुरुत्वाकर्षण बदलता है, और ये मतलब आज हमारा सेशन यहाँ पे खत्म। इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर। यस सर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। कुछ सवाल? हाँ पवन, कुछ सवाल? सर वो 3 बॉल्स वाला सर फिर से समझा दो। 3 बॉल्स वाला आप ये शुभ आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे करके समझाना। 3 balls, which one are you talking about? हाँ ये वाला मैं इसमें स्लाइड में बता देता हूँ, जो आई थिंक 19 या 20 था स्लाइड, लेक्चर 6 वाले स्लाइड। तो पवन, उसकी मेन चीज ये है कि आप ये हाइट, मतलब ये मत सोचो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपके पास जब आपके पास है आपको एनर्जी का आइडिया है, शुरुआती वेलोसिटी एक दी गई है, ठीक है, जो सब में बराबर है, तीनों बॉल का मास बराबर है, और तीनों बॉल एक ही हाइट से फेंकी गई है और एक ही हाइट पे आके गिर रही है, तो तीनों को एक बराबर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तीनों की, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि नीचे आके गिरी है। सब में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अब सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, सबकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर थी। तो अब जब सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, सबका मास बराबर है, हाफ mv² है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, सबका के ई बराबर है, मास बराबर है, तो v भी सबका बराबर होगा, इसलिए सब तीनों की वेलोसिटी जो है वो एकदम बराबर होके आएगी। और जब वो नीचे पहुंचती है, वो जो स्पीड है उसकी, मतलब जो डायरेक्शन है अलग अलग जा रहा है, एक थोड़ी मतलब ऐसे, एक ऐसे गिरी, एक पूरी सीधी नीचे, एक थोड़ी हल्की और टेढ़ी, अलग अलग डायरेक्शन में है उनकी स्पीड, पर उसका हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें बस सोचना है कि एनर्जी कितनी थी, कितनी है, और उसके हिसाब से कितनी वेलोसिटी। Hello. One second. Meet, let us promise the students that we will show them next time, because we have to make 9 different calculations, 3 for each ball. So that will take lot of time. हाँ, वो अगले बार हम टेबल करके दिखा देंगे। आप ये वीडियो पे जरूर देख लेना फिर से, और फिर से वो जो फॉर्मूले हैं, आंसर में फॉर्मूले 2 ही फॉर्मूला है, हाफ mv² और mgh, और उनका सम, और वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये हमें याद रखना है कि वो अगर mgh गायब हो रहा है तो वो हाफ mv² में बदल रहा है, और हाफ mv² गायब हो रहा है तो mgh में बदल रहा है। तो इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा कोई प्रश्न हो आपका? सर मतलब जो बॉल सबसे मतलब पहले ए जो थी वो सबसे मतलब थोड़ी ऊपर की तरफ से फेंकी थी। हाँ, ऊपर गई तो क्या हुआ, बताओ मुझे। ऊपर गई तो पहले क्या हुआ? हो गई तो सर जब वो नीचे आएगी तो उसे ग्रेविटेशनल वो मिलेगा ना, एक्सेलरेशन मिलेगा, पर जो एक्सेलरेशन आता रहेगा वो ठीक है, पर पहले डिसेलरेट भी तो हुआ। हाँ, ये याद रखना कि हमें, अगर आप वो डायरेक्शन, अगर हम बोले कि बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में सबसे ज्यादा किसकी स्पीड थी, तो वो है जो डायरेक्टली नीचे फेंक दी, वो भी थी ना एकदम डायरेक्टली नीचे फेंक दी कि सबसे ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ उसमें ही आया, और ग्रेविटी में भी। पर ये हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि कितनी एनर्जी उसमें आ रही है, क्योंकि हमें वेलोसिटी का पता नहीं है, हम ये नहीं देख सकते कि कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू ही नहीं पता।
हमें बस पता है कि पहले ऊपर जाती है तो उतनी पहले उतनी डिसेलरेट होती है, स्पीड उसकी उतनी कम होती है, फिर वापस हम जिस हाइट से फेंके थे उस पे आती है तो उतनी ही स्पीड पे आती है जितनी स्पीड से, मतलब नीचे की स्पीड उतनी है जितनी स्पीड से हमने ऊपर फेंका था, और फिर नीचे जाती है तो उसकी स्पीड और बढ़ती रहती है वो जी के हिसाब से, और जी सब में बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब में बराबर है। जो क्योंकि वो उसमें कंफ्यूज हो रहा है पवन, क्योंकि पहले जब ऊपर फेंकते हैं तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है, पहले कम करती है उसकी स्पीड, फिर वो वापस बराबर स्पीड पे आती है, फिर ज्यादा होती है। अच्छा तरफ हो गया। हाँ अब आई थिंक काफी टाइम हो गया, चले तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, आज के तो लिए ऑल इतना ही। जुड़ने के अगले लिए होपफुली सब समझ, थोड़ा मतलब काफी कुछ समझ में आ गया और इंटरेस्टिंग लगा आपको, होपफुली उम्मीद है कि अगली बार भी आप जुड़ेंगे। तो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, ज़रूर पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिएगा। ठीक है, चलो, थैंक थैंक यू। यू, टेक केयर, बाय।